हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइंस लवर। आज हम पढ़ते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड एंड फोए। ये हमारा क्लास 8 का सेकंड चैप्टर है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो हमारे लिए एक फ्रेंड का भी काम करते हैं और एक एनिमी का भी काम करते हैं। ठीक है, क्योंकि एज ए फ्रेंड कैसे काम करते हैं, जब वो हमें बेनिफिट देते हैं, ठीक है, या फिर जो हमारे लिए हेल्पफुल होते हैं। ठीक है, और एनिमी की तरह काम कब करते हैं, जब वो हमारे लिए हार्मफुल होते हैं। ठीक है, तो उससे पहले अब हम देखते हैं कि जो ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं ये क्या चीज़ है हमारे पास, किनको बोलेंगे कि हम ये हमारे पास माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। जैसे प्लांट्स हैं हमारे पास और एनिमल्स हैं, क्या हम इनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोल सकते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि इनको हम अपनी नेक्ड आइज से देख सकते हैं इजिली। ठीक है, तो ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जिनको हम नेक्ड आइज से नहीं देख सकते, जिनको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़े, वो आएंगे हमारे पास सारे माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स के अंदर। ठीक है, अब जैसे एक एग्जांपल से समझते हैं। आपने देखा होगा कि जब जो रेनी सीजन होता है उसके अंदर जो हमारी ब्रेड होती है वो मॉइस्चर पकड़ जाती है। ठीक है, जैसे मान लिया हमने ये ब्रेड है, रेनी सीजन के अंदर इसके ऊपर यहाँ पे एक ग्रीन ग्रीन से वाइटिश से पैचेस आ जाते हैं। ठीक है, अब हमने क्या किया, जो इन पैचेस को उठाया स्मॉल क्वांटिटी के अंदर, उसको हमने मैग्नीफाइंग ग्लास की हेल्प से देखा, मैग्नीफाइंग ग्लास की हेल्प से देखा। ठीक है, तो उसमें हमें क्या दिखा कि इसके अंदर ब्लैक राउंड सी स्ट्रक्चर दिखी हमें। तो उसका क्या मतलब था कि उसके अंदर कुछ ना कुछ ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है। ठीक है, और क्या अब हम इनको बोल सकते हैं कि ये माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स हैं? हाँ, क्योंकि इनको भी हम अपनी नेक्ड आई से तो नहीं देख सके, क्योंकि इनको देखने के लिए भी हमें मैग्नीफाइंग ग्लास की आवश्यकता पड़ी। ठीक है, तो अब आते हैं हमारे पास, जैसे कुछ और एग्जांपल लेते हैं हम। अगर हम जैसे किसी भी खेत की मिट्टी ली हमने एक बिकर के अंदर हमने किसी भी खेत की मिट्टी ली, जैसे ये रख दी। ठीक है, और फिर हमने लिया वाटर डाल दिया उसके अंदर, ये हमने डाल दिया वाटर डाल दिया हमने। जब इसको हम अच्छे तरीके से स्टिर करेंगे, हिलाएंगे, और कुछ थोड़ी देर के बाद देखेंगे कि जो हमारे बिकर के अंदर जो वाटर है वो तो ऊपर फ्लोट कर रहा है, और जो हमारे पास जो सॉइल के पार्टिकल्स हैं वो नीचे सेटल डाउन हो गए। ठीक है, अब क्या करेंगे, हमारे पास जो ये पार्टिकल्स सॉइल्स के नीचे सेटल डाउन हो गए ना, उनको हम एक माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखेंगे, तो हमें उनके अंदर कुछ मूवमेंट होती दिखाई देगी। उसका क्या मतलब है कि उसके अंदर कुछ ना कुछ ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है। ठीक है, अगर हम कोई भी वाटर लेते हैं, जैसे मान लिया हमने किसी भी झरने का पानी लिया, किसी भी जैसे ये हमारे पास पॉन्ड है, हमने यहाँ से पानी लिया और उस पानी को इस ग्लास टिप के अंदर रख दी, फैला दिया। ठीक है, और जब हम इसको माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखेंगे तो इसके अंदर भी हमें छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स दिखेंगे। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता चला कि जो हमारे पास वाटर है और जो हमारे पास सॉइल है उनके अंदर भी ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन हम उन सब को माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नहीं बोल सकते, क्योंकि कुछ ऐसे भी हैं जिनको हम मैग्नीफाइंग ग्लास की हेल्प से भी देख सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने ब्रेड का एग्जांपल दिया था। ठीक है, ब्रेड के ऊपर वो ग्रीन ग्रीन पैचेस नहीं आ जाते हैं, उनको जब हमने मैग्नीफाइंग ग्लास की हेल्प से देखा था, तो वो हमारे पास माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स के अंदर नहीं आएंगे। ठीक है, अब जो हमारे पास ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है इनको हम अलग अलग कैटेगरीज के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट होगी बैक्टीरिया, सेकंड है फंगी, थर्ड है प्रोटोजोआ और फोर्थ है एल्गी। ये हमारे पास क्या है, क्लासिफिकेशन है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की।
जब हम बैक्टीरियाज को माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखते हैं तो उनकी स्ट्रक्चर कुछ ऐसे दिखाई देती है, और जब हम एल्गाई को देखते हैं तो उनकी स्ट्रक्चर ऐसे ऐसे दिखाई देती है, और ऐसे ही जब हम प्रोटोजोआ को देखेंगे तो उनकी स्ट्रक्चर्स कुछ इस तरीके से दिखाई देंगी। ऐसे ही फंगाई को देखेंगे। अब आप कहोगे कि मैम ये तो अलग अलग पिक्चर्स हैं, सेम होने चाहिए ना, लेकिन जो बैक्टीरिया हैं वो भी हमारे पास आगे कई तरीके के होते हैं, ठीक है। ऐसे ही एल्गाई भी अलग अलग तरीके के होते हैं, ऐसे ही प्रोटोजोआ भी अलग अलग तरीके के होते हैं, और ऐसे ही फंगी भी हमारे पास अलग अलग तरह की होती है, ठीक है। अब आप कहोगे कि मैम आपने वायरस को छोड़ दिया, वायरस भी तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, उनको भी हम अपनी नेक्ड आई से नहीं देख सकते। लेकिन नहीं, जो वायरस होता है हमारे पास वो माइक्रोस्कोपिक के अंदर नहीं आता। क्यों? क्योंकि ये हमारे पास किसी भी सेल के अंदर रिप्रोड्यूस होता है, किसी भी सेल के अंदर रिप्रोड्यूस होता है, ठीक है। कोई भी सेल जैसे हो गया किसी भी एनिमल के अंदर, किसी भी बैक्टीरिया के अंदर, इवन ह्यूमन बीइंग के अंदर भी हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए हम वायरस को माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नहीं बोलते। जो ये है हमारे पास कुछ स्ट्रक्चर वायरस की, ठीक है। वायरस हमें जनरली अगर जैसे कोल्ड हो जाए या फिर कफ हो जाए, ये सारी डिजीज हमारे पास वायरस की वजह से होती हैं, ठीक है। अब जैसे हमारे पास रिसेंट में कोरोना वायरस चल रहा है, उसके भी जो हमारे पास सिम्टम्स क्या हैं कि खांसी होना, जुकाम होना, यही हमारे पास उसके सिम्टम्स है ना, तो वो भी क्या हमारे पास एक वायरस है। अब जैसे हमारे पास जो डायसेंट्री और जो मलेरिया होता है, ये ये प्रोटोजोआ की वजह से होता है, ठीक है। और जो हमारे पास टाइफाइड है, जो हमारे पास टाइफाइड होता है और टीबी होती है, ये किसकी वजह से होती है? ये होती है हमारे पास बैक्टीरिया की वजह से, ठीक है। ऐसे ही हमारे पास, अब हमारे दिमाग में आया होगा कि इतने सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, ये रहते कहाँ हैं, मतलब ये किस कंडीशन पे सरवाइव कर सकते हैं। जो हमारे पास जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, ये हमारे पास ये सिंगल सेल्ड भी हो सकते हैं कि उनके अंदर एक सिंगल सेल प्रेजेंट हो, सिंगल सेलुलर भी हो सकते हैं। जैसे इसके एग्जांपल हैं हमारे पास, जैसे कुछ एल्गाई होती हैं जो सिंगुलर सेलुलर होती हैं, कुछ प्रोटोजोआ होते हैं, और ये हमारे पास मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं, ठीक है। जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो या तो सिंगल सेलुलर होंगे या फिर मल्टी सेलुलर होंगे। सिंगल सेलुलर के एग्जांपल थे एल्गाई हो गई, प्रोटोजोआ हो गए, कुछ एल्गाई, ना कि सारी, ठीक है। ऐसे इसके एग्जांपल क्या है हमारे पास? इसके एग्जांपल आते हैं हमारे पास, जैसे कुछ एल्गाई होगी जो सिंगल सेलुलर ना हो वो, और फंगाई, ये हमारे पास किसके एग्जांपल हैं? मल्टी सेलुलर के अंदर। तो हमारे पास जो ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है ना, ये हर कंडीशन के, मतलब कि ये हर एनवायरनमेंट के अंदर रह सकते हैं, चाहे कितनी भी सर्दी हो, चाहे आइस कोल्ड वाला टेम्परेचर भी क्यों ना हो, या फिर कितनी ही गर्मी क्यों ना हो, कितना ही हॉट टेम्परेचर क्यों ना हो, ये वहाँ पे भी सरवाइव कर सकते हैं। ये हमारे पास डेजर्ट से लेके जो मेर्सीलैंड होते हैं वहाँ तक सरवाइव कर सकते हैं, ठीक है। मतलब कि हम कोई पर्टिकुलर ये नहीं बता सकते कि हाँ सिर्फ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इस कंडीशन के अंदर सरवाइव करते हैं, ठीक है। ये हर एनवायरनमेंट के अंदर सरवाइव करते हैं, ठीक है। अब जो हमारे पास जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं और उनका हमारे साथ कुछ, मैंने पहले ही बताया था, हमने इस चैप्टर में क्या पढ़ना है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो हमारे लिए लाभदायक भी हैं और हानिकारक भी हैं। तो अब जैसे हमारे लिए किस तरीके से इम्पोर्टेंट है, ये हमारी ज़िंदगी में इनका क्या रोल है। जैसे ये हमारे लिए अलग अलग
जैसे दही बनाने के अंदर इसका यूज़ होता है, अल्कोहल्स बनाने के अंदर भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज़ होता है। तो इसका मतलब क्या है कि ये हमारे पास हमारी लाइफ में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, अब देखते हैं इसके अलग अलग यूजेस कौन से होते हैं, या फिर फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे लिए क्या क्या काम करते हैं। पहला तो काम करते हैं ये हमारे पास दही या फिर ब्रेड बनाने के अंदर यूज़ करते हैं। सेकंड है कमर्शियल यूज़, जैसे अल्कोहल बनाने के अंदर। ठीक है, इनको हम आगे डिटेल में करेंगे। मेडिकल यूज़, इससे क्या पता चलता है कि मेडिसिन्स बनाने के लिए यूज़ होता है। वैक्सीन हो गया। फिफ्थ है सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करते हैं। सिक्स्थ है क्लीनिंग द एनवायरनमेंट। अभी हम करते हैं इनको एक एक करके डिटेल में पढ़ते हैं। फर्स्ट क्या था हमारे पास, मेकिंग ऑफ कर्ड और ब्रेड। कर्ड के अंदर हमारे पास बैक्टीरियम और लैक्टोबैसिल नाम के बैक्टीरियाज प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जो उसको कर्ड फॉर्मेशन के लिए प्रमोट करते हैं, मतलब कि दही जमने के लिए उकसाते हैं। ठीक है, तो क्या होगा जब ये बैक्टीरियाज हमारे दूध के साथ मिलते हैं, तब हमें जब ये बैक्टीरियाज हमारे दूध के साथ मिलते हैं तो हमें कर्ड की फॉर्मेशन होती है, मतलब कि दही बनती है। आपने देखा होगा आपके घरों में जब आपकी मम्मी दही जमाते हैं तो रात को सोने से पहले दूध के अंदर थोड़ी सी दही डालते हैं। वो इसीलिए डालते हैं ताकि जो ये बैक्टीरियाज हैं वो अपना काम कर सकें और जो हमारा दूध है उसको दही के अंदर कन्वर्ट कर सकें। जो ये बैक्टीरियाज हैं हमारे, वो हमें चीज़ बनाने के अंदर भी यूज़ होते हैं। ठीक है, चीज़ बनाने के अंदर अलग अलग फूड मटेरियल्स के अंदर यूज़ होते हैं। ठीक है, जैसे चीज़ बनाने के अंदर, यीस्ट बनाने के अंदर। अब जैसे हमने एक करते हैं एक्टिविटी, जैसे आप ये जो कर्ड है हमारे पास, ये इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट है हमारे लिए। अगर हमें जैसे भटूरे बनाने हैं, भटूरों के लिए, इडली के लिए, उनके अंदर आपने देखा होगा कि दही डाली जाती है। क्यों? क्योंकि जब हम मैदे के अंदर दही डालते हैं ना, जैसे हम एक एक्टिविटी से समझते हैं, जैसे हमारे पास ये कोई बोल है, इसके अंदर हमने डाल दिया, पहले मैदा डाल दिया। ठीक है, उसके अंदर पानी डाल दिया और साथ में दही डाल दी। ठीक है, और दही डाल दी। ठीक है, और उसका एक नॉर्मल सा आटे का एक डो तैयार कर लेते हैं। ठीक है, जब हम उसको कुछ टाइम के बाद देखेंगे तो हमें दिखेगा कि जो जैसे फर्स्ट जब हमने आटा गूंदा वो इस तरीके इतना था। ठीक है, क्वांटिटी के अंदर। जब हम उसको हमने 20 या 30 या फिर मान लो 1 घंटे के बाद देखते हैं, तो हमारे पास कैसे दिखाई देगा, जो वो पहले यहाँ तक था ना, वो अब आटा फूल के हमारा इस लेवल तक आ जाता है। ठीक है, तो इससे क्या हुआ कि जो हमारे पास जो कर्ड है या फिर जो यीस्ट है, उसने हमारे पास जो कर्ड और यीस्ट का काम ऑलमोस्ट सिमिलर ही होता है। इसने क्या किया, जो हमारा आटा था उसको फुला दिया, उसकी वॉल्यूम इंक्रीज कर दी, और जब रेस्पिरेशन प्रोसेस होती है हमारे अंदर तो उस टाइम पे CO2 गैस बाहर निकलती है कर्ड और यीस्ट की वजह से। ठीक है, तो हमारे पास जो इसका यूज़ हमने अलग अलग जगह पे देख लिया, तो इसलिए हम इसका जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज़ हम अलग अलग इंडस्ट्रीज़ के अंदर, केक बनाने के अंदर इसका यूज़ हो सकता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का। ठीक है, केक बनाने के अंदर, एक मिनट क्या लिखते हैं मैंने, केक के अंदर, बेकरीज के अंदर इसका यूज़ होता है, ब्रेड बनाने के लिए इसका यूज़ होता है। तो ऐसे ही हम इंडस्ट्री लेवल पे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज़ करते हैं दही बनाने के लिए, ऐसे ही हम जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज़ करते हैं केक बनाने के अंदर, ब्रेड बनाने के और कर्ड बनाने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है,
सेकंड है हमारे पास कमर्शियल यूज। इसका क्या मतलब है कि हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की हेल्प से लार्ज स्केल पे अल्कोहल की प्रोडक्शन कर सकते हैं। लार्ज स्केल पे हम क्या कर सकते हैं, अल्कोहल की, वाइन की, विनेगर की। विनेगर को हम क्या बोलते हैं केमिस्ट्री की फॉर्म में, एसिटिक एसिड। ठीक है, इनकी लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन कर सकते हैं बाय यूजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, जो हमारे पास जो यीस्ट है उसको हम नेचुरल शुगर के अंदर, ग्रेन्स के अंदर, राइस हो गए हमारे पास, वीट होगी, इनके अंदर प्रेजेंट होती है वो। ठीक है, अब हम एक एक्टिविटी समझते हैं। जैसे हमने लिया 500 ml बीकर लिया, कितने का, 500 ml का हमने बीकर लिया, उसके अंदर हमने डाल दिया 3/4 वाटर, 3/4 रेशो में हमने उसके अंदर डाल दिया वाटर। ठीक है, जैसे ये हमने डाल दिया वाटर। ठीक है, अब इसके अंदर हमने डाला 2 से 3 टेबल स्पून शुगर डाल दी और 1/2 स्पून यीस्ट डाल दिया। ये क्या होते हैं हमारे पास, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, वो डाल दिया हमने। जैसे हमने शुगर डाल दी और फिर 1/2 टीस्पून हमने यीस्ट डाल दी। ठीक है, जब हम इसको कंटेनर को क्लोज्ड करके वार्म एरिया पे रखते हैं तो हम 4-5 घंटे बाद क्या देखते हैं कि जो इसके अंदर है ना, एक अजीब सी स्मेल आने लगती है, और जो स्मेल होती है वो अल्कोहल की तरह हो जाती है। जो वो स्मेल आती है हमारे पास, वो किसकी स्मेल होती है, अल्कोहल की। अल्कोहल कैसे बना, अब हमारे पास जैसे जो शुगर थी वो कन्वर्ट हो गई है अल्कोहल के अंदर। किसने कन्वर्ट किया शुगर को अल्कोहल के अंदर, यीस्ट ने। तो जब हमारे पास जो शुगर है अल्कोहल के अंदर कन्वर्ट हो जाती है तो हम उस प्रोसेस को बोलते हैं फर्मेंटेशन। उस प्रोसेस को बोलते हैं हम फर्मेंटेशन प्रोसेस। जब हमारी शुगर अल्कोहल के अंदर कन्वर्ट हो जाए, इस प्रोसेस को बोलते हैं हम फर्मेंटेशन प्रोसेस। और ये किसकी वजह से हुआ है, ये हुआ है हमारा यीस्ट की वजह से। ठीक है, तो इसलिए हमारे पास जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो कमर्शियल यूज के अंदर आते हैं। अब थर्ड है हमारे पास मेडिकल यूजेस। अब जैसे हम बीमार हो जाते हैं तो डॉक्टर हमें इंजेक्शंस देते हैं, हमें कैप्सूल देते हैं और हमें एंटीबायोटिक टैबलेट्स देते हैं। क्यों, ताकि हमारी बॉडी के अंदर जो डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो ख़त्म हो सके। तो वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उनको ख़त्म कर देते हैं जो डिजीज कॉजिंग होते हैं, उसको बोलते हैं हम एंटीबायोटिक्स। जो उनको किल करने के लिए जो हमारे पास जो हमें टैबलेट्स दी जाती हैं उनको बोलते हैं हम एंटीबायोटिक्स। ठीक है, ये हमारे पास जो एंटीबायोटिक्स होती हैं इनको हम बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की हेल्प से बनाते हैं। ठीक है, जैसे कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जैसे बैक्टीरिया की हेल्प से या फिर फंगाई की हेल्प से। और इसके मोस्ट कॉमनली कौन से एग्जांपल हैं एंटीबायोटिक्स की, जो हमारे पास हम स्ट्रेप्टोसाइन यूज़ करते हैं ना, टैबलेट स्ट्रेप्टोमाइसिन यूज़ करते हैं, ये हो गए। एक हो गए हमारे पास टेट्रासिन, टेट्रासाइलिन। एक मिनट में ऊपर लिखते हैं, इसको रफ कर लेते हैं। कौन कौन सी हैं, एक तो होगी हमारे पास स्ट्रेप्टोमाइसिन, एक है हमारे पास टेट्रासाइलिन। ठीक है,
ये कुछ एंटीबायोटिक्स होती हैं हमारे पास, लेकिन हमें कोई भी टैबलेट बिना किसी डॉक्टर की डिस्क्रिप्शन के नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि अगर हम बिन बात के अगर हम कोई भी एंटीबायोटिक्स ले लेते हैं तो कुछ टाइम के बाद वो एंटीबायोटिक्स हमारे शरीर में काम करना छोड़ देती हैं, ठीक है। और जब हम बीमार पड़ते हैं और जब हम वो एंटीबायोटिक्स लेते हैं ना, तो वो हमें ठीक नहीं कर पाती, ठीक है। इसलिए बिना डॉक्टर की बताए हुए हमें कोई भी टैबलेट नहीं लेनी चाहिए। और इसका यूज़ हम जैसे अगर एनिमल्स के अंदर अगर कोई इन्फेक्शन हो गया है, उसको चेक करने के लिए भी हम यूज़ करते हैं टैबलेट्स का। और ऐसे ही जो प्लांट्स की डिजीज़ हैं उनको भी रोकने के लिए हम मेडिसिन बनाते हैं बाय यूजिंग द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो इसलिए जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो हमारे लिए मेडिसिनली भी बेनिफिशियल हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास वैक्सीन। अब जब हमारे शरीर के अंदर कोई डिजीज़ कोजेज जिसकी वजह से हमें बीमार पड़ सकते हैं, अगर कोई ऐसा कोई भी हम लगा लो कोई भी माइक्रोब हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर जाता है, ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर जाता है, तो हमारी बॉडी के अंदर जो हमारी बॉडी है ना, एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देती हैं, ठीक है। और जो डिजीज़ कोजिंग माइक्रोब्स थे वो किल हो जाते हैं, ठीक है। अब हमारे पास जैसे बिल्कुल बहुत हेल्दी पर्सन, कोई बिल्कुल हेल्दी पर्सन है, अगर उसके अंदर ऐसा कोई डेड या फिर जो बहुत कम क्वांटिटी के अंदर डिजीज़ कोज करता है, अगर वो हेल्दी पर्सन के शरीर में जाएगा तो उस हेल्दी पर्सन की बॉडी क्या करेगी, वो एंटीबॉडीज़ को सप्लाई करेगी, प्रोड्यूस करेगी, और वो एंटीबॉडीज़ क्या करेंगी, उस डिजीज़ कोजिंग माइक्रोब को किल कर देंगी, ठीक है। और ये हमारे पास अगर हमारी बॉडी में कोई एक बार डिजीज़ हो जाती है और अगर हम उसकी कोई टैबलेट ले लेते हैं, तो फर्दर अगर वो बीमारी हमारे शरीर में आती है तो ये जो एंटीबॉडीज़ है या फिर हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट हैं वो अपने आप ही ध्यान रखती है कि इसको हम किस तरीके से रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे आपने देखा होगा कि बहुत सारे पोलियो की अलग अलग टीवी पे एडवर्टाइजमेंट आती रहती हैं कि पोलियो के लिए पल्स पोलियो प्रोग्राम चलाए जाते हैं। एक मिनट इसको रोक कर जैसे हमारे पास पोलियो के लिए टीवी पे बहुत सारी एड्स आती हैं, अलग अलग पल्स पोलियो प्रोग्राम चलाए जाते हैं। क्योंकि ताकि बच्चों को पोलियो से बचाया जा सके। और जब बच्चे छोटे होते हैं, मैक्सिमम शायद 5 to 6 ईयर के बच्चों तक को पोलियो की ड्रॉप्स दी जाती हैं। वो ड्रॉप्स और कुछ नहीं होती, वो हमारे पास एक वैक्सीन ही होती है, ठीक है। ऐसे ही जो स्मॉल पॉक्स होती है हमारे पास, उसकी भी दवाइयाँ हैं, उसकी भी हमारे पास एक वैक्सीन है। जिन एरियाज़ पे स्मॉल पॉक्स ज़्यादा होती है वहाँ पे उन पर्सन्स को वो वैक्सीन दी जाती है। जब हम छोटे होते हैं ना तो हमें बहुत सारे इंजेक्शंस लगते हैं, जैसे कोई फर्स्ट मंथ पे लगता है, जब बेबी फर्स्ट मंथ का हो जाता है तब लगता है, जब वो 3rd मंथ का हो जाता है तब लगता है, और वो जब ऐसे ही अलग अलग इंटरवल्स पे बच्चों को इंजेक्शन लगते हैं। वो इंजेक्शन क्यों लगाए जाते हैं, ताकि उसके शरीर में डिजीज से लड़ने की अक्षमता पैदा हो और वो डिजीज कोजिंग माइक्रोब से लड़ सकें, ठीक है। तो इस तरीके से वैक्सीन काम करती है। और आज जैसे कोरोना वायरस चल रहा है और अभी तक जो डॉक्टर्स हैं उसकी वैक्सीन सर्च कर रहे हैं, और वो वैक्सीन मोस्टली है ना, जितने भी अभी तक वैक्सीन बनी हुई हैं वो हमारे पास मोस्टली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की हेल्प से बनी हुई हैं, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे भी जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो हमारे लिए हेल्पफुल होते हैं या फिर एक फ्रेंड की तरह
काम करते हैं। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास इंक्रीज द सोइल फर्टिलिटी। अब हमारे पास कुछ ऐसे बैक्टीरियाज हैं जो हमारी एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन है ना, उसको फिक्स कर देते हैं सोइल के अंदर, जिसकी वजह से फिक्स कर देते हैं नाइट्रोजन को। ये नाइट्रोजन का सिंबल होता है, ठीक है। फिक्स कर देते हैं सोइल के अंदर, तो उसकी वजह से जो सोइल की फर्टिलिटी है वो इंक्रीज कर जाती है, ठीक है। ये भी किसकी हेल्प से हुआ? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की हेल्प से, ठीक है। तो यहाँ पे भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की हेल्प से जो हमारे पास एटमॉस्फेयर के अंदर नाइट्रोजन प्रेजेंट थी वो सोइल के अंदर गई और सोइल की फर्टिलिटी को उसने इंक्रीज कर दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास क्लीनिंग द एनवायरनमेंट। अब आप कहोगे मैम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और हमारे एनवायरनमेंट को किस तरीके से क्लीन करेंगे? चलिए एक एक्टिविटी से समझते हैं। हमने जैसे ये 2 गमले लिए, ये ए है ये बी है, इनको हमने हाफ लेवल तक दोनों में सोइल डाल दी, ठीक है। हाफ लेवल पर दोनों में हमने सोइल डाल दी। अब इसके अंदर तो हमने डाल दिया कि जो हमारे पास प्लांट्स, डेड प्लांट्स हैं वो डाल दिए हमने, ठीक है, डेड प्लांट्स। और इसके अंदर डाल दिए हमने पॉलीथीन बैग्स डाल दिए, पॉलीथीन बैग्स डाल दिए हमने, और डाल दिए इसके अंदर ग्लास, जो एम्प्टी ग्लास बोटल्स हैं वो डाल दी हमने, और ऐसे ही जो प्लास्टिक के टूटे हुए टॉयज हैं वो डाल दिए हमने। हम 4-5 दिन के बाद देखेंगे जो हमारे पास ये पोट ए था, इसके अंदर तो हमारे पास डिकम्पोज हो गए वो जो प्लांट का वेस्ट। एक मिनट, जो हमारे पास जो पोट ए था ना, उसके अंदर वाले जो प्लांट्स, जो डेड प्लांट्स थे वो तो हो गए हमारे पास डिकम्पोज, ठीक है। और डिकम्पोज होने के बाद क्या मिलता है हमें? मैन्योर मिल गया, ठीक है। लेकिन जो हमारे पास पोट बी था, मतलब सेकंड गमला था जिसके अंदर हमने ग्लास, पॉलीथीन के बैग्स ये डाले थे, वो डिकम्पोज नहीं हुए, ठीक है। वो एज इट इज प्रेजेंट है। तो उससे क्या पता चला हमें? क्या जो हमारे पास जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उन्होंने ए के अंदर जो प्लांट्स है ना, डेड प्लांट्स, उनको डिकम्पोज कर दिया और उनको फिर मैन्योर के अंदर कन्वर्ट कर दिया। मतलब यहाँ पे तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स काम कर रहे हैं, लेकिन जो हमारे पास पॉलीथीन है, ग्लास की बोटल्स हैं, प्लास्टिक के जो टॉयज हैं, उनके ऊपर जो हमारे माइक्रोब्स हैं या फिर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उन्होंने अपना काम नहीं किया, ठीक है। अब हमें जैसे देखते हैं, जैसे सड़कों पे जैसे अगर हमारे पास डेड प्लांट्स हैं या फिर कोई भी एनिमल मर जाता है तो कुछ दिनों के बाद वो हमें डिसअपियर हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उन्होंने उनको डिकम्पोज कर दिया, और डिकम्पोज होने के बाद उनके शरीर से क्या निकलते हैं? न्यूट्रिएंट्स। अब जो न्यूट्रिएंट्स या फिर जो सब्सटेंस निकला है उनसे, उसका यूज़ फर्दर या तो प्लांट्स करते हैं या फिर एनिमल्स करते हैं, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या हुआ? जो उन एनिमल्स से या फिर उन प्लांट्स से जो हार्मफुल स्मेल आ रही थी और जो हमारे एनवायरनमेंट को पोल्यूशित कर रही थी, तो वो क्या होगी? इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से ख़त्म होगी, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया? जो हमारे एनवायरनमेंट को है वो क्लीन कर दिया। कैसे? डिकम्पोज करके उन वेस्ट को, ठीक है। तो ये था हमारा सारा कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो कैसे हमारे लिए यूज़फुल है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि जो हमारे पास माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनका हार्मफुल इफेक्ट क्या होता है हमारे लिए, ठीक है। मतलब कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो हमारे लिए एनिमी की तरह कैसे काम करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।